काला गहरा अंधेरा। उस अंधेरे से निकलकर एक लिफ्ट ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उस लिफ्ट में बेहोश पड़ा एक लड़का अचानक जाग उठा। खुद को एक अनजान जगह पर पाकर उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने देखा उसके आसपास कुछ सामानों का ढेर पड़ा था। इतने में ही लिफ्ट ने पूरी रफ्तार पकड़ ली। डर के मारे वो लड़का मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा। तभी वो लिफ्ट एक झटके से रुक गई। अगले ही पल ऊपर से एक दरवाजा खुला और सूरज की तेज रोशनी से उस लड़के की आंखें चमक उठी। वो लिफ्ट जमीन के नीचे से सतह पर आई थी। ऊपर कुछ नौजवान लड़कों की भीड़ उस लिफ्ट को चारों ओर से घेरे खड़ी थी। इतने में ही भीड़ में से एक लड़के ने लिफ्ट में मौजूद लड़के को निकालकर जमीन पर पटक दिया। सारे लड़के उसे देख हंस रहे थे। वो लड़का उनसे डरकर अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसने उठकर जब चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई तो अपने आसपास देख उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वो एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा था जो चारों ओर से ऊंची और मोटी दीवारों से घिरी हुई थी, और उसके बीचों बीच जहां वो लड़का मौजूद था वो जगह पेड़ों और घास के मैदान से भरा एक जंगल था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बाकी लड़कों ने उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद एक लड़का उसके पास आया। उसने उसे अपना नाम एल्बी बताया। एल्बी ने उस नए लड़के से भी उसका नाम पूछा। इस पर वो लड़का सोच में पड़ गया। आश्चर्य की बात थी कि दिमाग पर पूरा जोर डालने के बाद भी उसे न तो अपना नाम याद आया और न ही अपनी पहचान। एल्बी ने उससे कहा, डरो मत, यहाँ आने वाले सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें कुछ याद आए ना आए, लेकिन तुम्हें तुम्हारा नाम जल्दी ही याद आ जाएगा। ये कहकर एल्बी उस लड़के को पिंजरे से बाहर ले आया। बाहर आकर लड़के ने देखा कि उस जगह पर एक छोटा सा गांव था, जहां मौजूद सारे लड़के लगभग उसी के उम्र के थे और वे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उन्हें देख उस नए लड़के ने एल्बी से पूछा, आखिर तुम लोग कौन हो और ये कौन सी जगह है? इस पर एल्बी ने उसे बताया, इस जगह को हम ग्लेड कहते हैं। यह हमारा घर है और मैं यहाँ रहने वाले लोगों का लीडर हूँ। यहाँ हम खेती करने से लेकर घर बनाने तक सारे काम खुद करते हैं। तुम जिस लिफ्ट से आए थे वहां से हर महीने हमारे लिए जरूरत के सामान भेजे जाते हैं और उसके साथ एक नया लड़का भी भेज दिया जाता है, जैसे कि इस महीने तुम्हें भेजा गया है। उसी तरह हम सब भी एक एक कर उस लिफ्ट से ही यहाँ लाए गए थे। ये सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। उसने पूछा, हमें यहाँ भेजने वाले कौन लोग हैं? आखिर हमें यहाँ रखने के पीछे उनका क्या मकसद है? इस पर एल्बी ने कहा, इन सवालों के जवाब तो मैं भी नहीं जानता। इन्हीं बातों के बीच न्यूट नाम का एक लड़का उनके पास आया। न्यूट वहां का वाइस लीडर था, जो एल्बी की गैर मौजूदगी में वहां की देखरेख करता था। न्यूट से मिलवाने के बाद एल्बी उस लड़के को टावर पर ले गया, जहां से पूरे ग्लेड को देखा जा सकता था। वहीं उस लड़के का ध्यान उस बड़ी दीवार के बीच से निकले एक रास्ते पर गया। उसने पूछा, उस दीवार के उस पार क्या है? इस पर एल्बी ने उस लड़के के सवाल को टालते हुए कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें एक महत्वपूर्ण नियम याद रखना होगा। तुम कभी उस दीवार के पार जाने का सोचोगे भी नहीं। ये नियम सुनकर उस वक्त तो वो लड़का चुप हो गया, पर उसे शक था कि एल्बी उससे कुछ छुपा रहा था। हो ना हो वो जरूर बाहर जाने का रास्ता होगा। ये सोचता हुआ वो लड़का उस रास्ते की तरफ जाने लगा। तभी चक नाम के एक लड़के ने फौरन उसे रोक लिया। चक ने उसे दोबारा नियम याद दिलाते हुए कहा कि उनका उस रास्ते पर जाना सख्त मना है। इन्हीं बातों के बीच उस नए लड़के ने देखा कि दो लड़के दौड़ते हुए उस दीवार के रास्ते से ही बाहर आ रहे थे। उन्हें देख उस नए लड़के ने पूछा, तुमने तो कहा था कि उस रास्ते पर कोई नहीं जा सकता, फिर ये लोग कहां से आ रहे हैं? इस पर चक ने कहा, वहां हमारा जाना मना है, लेकिन ये लोग रनर्स हैं। सिर्फ ये लोग ही वहां आ जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें उस मेज की पूरी जानकारी है। मेज शब्द सुनते ही उस लड़के की उत्सुकता और बढ़ गई। वो उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे ही अंदर घुसने वाला था कि तभी एक लड़के ने उसे धक्का देकर उस रास्ते से दूर गिरा दिया। इस पर वो लड़का बौखला उठा। उसे देख बाकी सारे लड़के भी वहां जमा हो गए और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो लड़का उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस उस रास्ते से बाहर निकलना चाहता था। तभी अचानक उन दीवारों के बीच से एक तेज हवा का झोंका आया। उसके तुरंत बाद उस दीवार से एक विशाल पत्थर का दरवाजा बाहर निकला, जिसने उस रास्ते को बंद कर दिया। ये देख वो लड़का भौचक्का रह गया।
उस जगह को लेकर उसके मन में कई सवाल उठने लगे, जिनके जवाब जानने के लिए वो बाकी लोगों के साथ ग्लेड में वापस लौट गया। इसी तरह दिन ढल गया। रात के वक्त उस नए लड़के के आने की खुशी में ग्लेड में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो नया लड़का न्यूट के साथ एकांत में बैठा मेज के उस विशाल दरवाजे को निहारे जा रहा था। उस लड़के ने न्यूट से पूछा, आखिर ये मेज है क्या चीज? इस पर न्यूट ने उसे बताया, ये मेज एक विशाल और खतरनाक भूल भुलैया है। हम यहाँ चारों ओर से इस विशाल मेज से घिरे हुए हैं। हमारा मानना है कि यहाँ से निकलने का रास्ता केवल इस मेज से होकर ही जाता है। ये बताने के बाद न्यूट ने पीछे बैठे लड़कों के एक ग्रुप की ओर इशारा करते हुए कहा, उन लड़कों को हम रनर्स कहते हैं। हर सुबह जब इस मेज का दरवाजा खुलता है तो रनर्स का वो ग्रुप उस मेज के अंदर जाता है। वे लोग अपने दिमाग में उस मेज के रास्तों को याद करते हैं, उसका नक्शा तैयार करते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हर रात उस मेज के रास्ते बदल जाते हैं, जिस वजह से आज 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला है। ये सुनकर लड़के ने सवाल किया, एक रनर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस पर न्यूट ने उसे बताया, केवल स्ट्रांग और फुर्तीले लोग ही रनर बन सकते हैं। रनर्स का काम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उन्हें दरवाजा बंद होने से पहले किसी भी हाल में मेज से बाहर निकलना पड़ता है। अगर गलती से कोई रनर एक रात के लिए भी उस मेज में फंसा रह जाता है तो वो जिंदा वापस लौटकर कभी नहीं आता। ये सुनकर लड़के ने हैरानी से पूछा, आखिर दरवाजा बंद होने के बाद उनके साथ ऐसा क्या होता है? इस पर न्यूट ने उसे बताया, उस मेज के अंदर कुछ बड़े और खतरनाक जीव रहते हैं जिन्हें हम ग्रीवर्स कहते हैं। रात के वक्त दरवाजा बंद होने के बाद वे मेज के अंदर मंडराने लगते हैं। आज तक कोई भी उनसे बचकर मेज के बाहर नहीं आ पाया है। न्यूट की इन बातों ने उस लड़के की चिंता बढ़ा दी थी। ये देख न्यूट उसका मन बहलाने उसे जश्न में ले गया। वहां उसने उसे ग्लेड के बाकी ग्रुप से मिलवाया। उनमें कुछ बिल्डर्स थे जिनका काम था झोंपड़ियां बनाना, कुछ स्लाइसर्स थे जो कसाई का काम करते थे, साथ ही उनमें 2 मैड जैक्स भी थे जो बीमार या जख्मी लोगों की मरहम पट्टी करते थे। वहीं पास ही कुछ लड़के कुश्ती का खेल खेल रहे थे। उनमें वो लड़का भी शामिल था जिसने उस नए लड़के को धक्का देकर मेज में जाने से रोका था। उस लड़के का नाम गैली था और वो बिल्डर्स के ग्रुप का लीडर था। उसने उस नए लड़के को कुश्ती के लिए चैलेंज किया। उस लड़के ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। कुश्ती के दौरान गैली के एक वार से वो लड़का सिर के बल नीचे गिर पड़ा। उसका सिर जमीन से टकराते ही अचानक उसे उसका नाम याद आ गया। वो उठा और खुशी से चिल्लाया, मेरा नाम है थॉमस। ये सुनकर सारे लड़के थॉमस की खुशी में शरीक हो गए। तभी अचानक मेज से एक जोरदार गुर्राहट की आवाज आई, जिसे सुनकर थॉमस सहम गया। इस पर गैली ने उसे बताया, वो आवाज ग्रीवर्स की है, लेकिन फिक्र मत करो, ग्रीवर्स दीवार के इस पार कभी नहीं आते। उसके बाद वे सभी सोने चले गए। कुछ ही दिनों में थॉमस बाकी लड़कों के साथ घुल मिल गया। वो उनके काम में हाथ भी बटाता था। इसी तरह एक दिन खेत में काम करते वक्त न्यूट ने थॉमस को खाद लाने जंगल में भेजा। थॉमस जब जंगल में खाद ढूंढ रहा था तभी कहीं से बेन नाम का एक लड़का उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। बेन एक रनर था। वो गुस्से से बौखलाया हुआ थॉमस को घूरे जा रहा था। उसकी आंखें गहरी काली पड़ चुकी थी। अचानक उसने थॉमस पर हमला कर दिया। वो लगातार थॉमस से एक ही बात बोले जा रहा था कि ये सब थॉमस का किया धरा है। ये कहता हुआ बेन थॉमस को मारने की कोशिश करने लगा। वो उसे मार ही डालता, लेकिन समय रहते बाकी लड़के वहां आ पहुंचे और उन्होंने बेन को धर दबोचा। उन्होंने जब बेन की टी शर्ट उठाई तो देखा कि बेन के पेट पर एक गहरे काले जख्म का निशान था। वो निशान ग्रीवर के डंक का था। उसे देख वे समझ चुके थे कि मेज में बेन का पाला ग्रीवर से पड़ा था और वहीं ग्रीवर ने उसे डंक मार दिया। उसके डंक का इन्फेक्शन तेजी से बेन के शरीर में फैलता ही जा रहा था। ग्रीवर का डंक इतना खतरनाक होता था कि उससे इन्फेक्टेड इंसान धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोकर काफी ज्यादा हिंसक यानी कि वायलेंट हो जाता था और वो दूसरों को भी इन्फेक्ट करने लगता था। ग्रीवर का दिन के समय बेन पर हमला करना उनके लिए अजीब था, क्योंकि ग्रीवर्स तो बस रात में ही निकलते थे। हालांकि उस वक्त उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और वे सब बेन के रूप में आई मुसीबत को ठिकाने लगाने में जुट गए। दिन ढलने से ठीक पहले बेन को मेज के दरवाजे पर लाया गया, जहां पर ग्लेड के सारे लड़के अपने लाठी डंडों के साथ मौजूद थे।
वहीं रनर्स के लीडर मिन्हो ने बेन को खाने पीने का कुछ सामान देकर उसे मेज के अंदर जाने के लिए कहा। बेन उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा कि वे उसे मेज में ना भेजें, लेकिन इतने में ही मेज का दरवाजा बंद होने लगा, जिसके बाद ग्लेड के बाकी लोगों ने अपने डंडों के सहारे बेन को मेज के अंदर धकेल दिया। बेन के मेज के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया, मतलब साफ था अब बेन कभी लौटकर नहीं आएगा। बदकिस्मती से उनके पास ग्रीवर के डंक का कोई इलाज नहीं था, इसलिए ही वे बाकियों की सुरक्षा के लिए मजबूरन इन्फेक्टेड लोगों को मेज के अंदर मरने के लिए भेज देते थे। ये थॉमस के लिए दिल दहला देने वाली घटना थी। फिर उसी रात जब थॉमस नींद की आगोश में था तो उसे एक सपना आया जिसमें उसने खुद को एक लैब में पाया। उसने सपने में एक लड़की को देखा और साथ ही उसने कुछ डॉक्टर्स को भी देखा जो उसकी बॉडी को घेरे हुए खड़े थे। थॉमस अचानक उस सपने से जाग उठा। जागते ही उसने देखा कि उस सुबह मिन्हो के साथ ग्लेड का लीडर एल्बी भी मेज के अंदर जा रहा था। कुछ देर बाद काम के दौरान थॉमस ने न्यूट से पूछा, एल्बी तो रनर नहीं है, फिर वो मेज के अंदर क्यों गया? इस पर न्यूट ने उसे बताया, अब चीजें पहले से बदलने लगी है। बेन को दिन के समय ग्रीवर का डंक लगना कोई साधारण बात नहीं थी। एल्बी यही देखने गया है कि बेन को डंक आखिर लगा कैसे था। इसी तरह शाम हो गई। अब मेज का दरवाजा बंद होने में बस कुछ ही समय बचा था, लेकिन एल्बी और मिन्हो अब तक लौट कर नहीं आए थे। सारे लड़के दरवाजे पर खड़े उनके इंतजार में बेचैन हुए जा रहे थे। तभी थॉमस ने कहा, हमें उन्हें ढूंढने मेज के अंदर जाना चाहिए। इस पर गैली ने कहा, यह नियम के खिलाफ होगा, चाहे कोई मेज से बाहर आए या ना आए, हम में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा। हम और ज्यादा जाने नहीं गंवा सकते। इतने में ही मेज का दरवाजा बंद होने लगा। तभी उन्हें मिन्हो और एल्बी उनकी ओर आते हुए नजर आए। एल्बी बेहोश था और मिन्हो उसे अपनी पीठ पर लादकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अब दरवाजा बंद होने में बस चंद सेकंड्स ही बचे थे। तभी थॉमस बिना कुछ सोचे उनकी मदद के लिए मेज के अंदर घुस गया और इसी के साथ दरवाजा बंद हो गया। थॉमस जब एल्बी के पास गया तो देखा कि एल्बी भी डंक का शिकार हो चुका था। मिन्हो ने उसे बताया कि डंक लगने के बाद एल्बी बेकाबू हो गया था, इसलिए उसे एल्बी को मारकर बेहोश करना पड़ा। इन्हीं बातों के बीच उन्हें ग्रीवर्स के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर वे एल्बी को लेकर वहां से भागने लगे, लेकिन वे बेहोश एल्बी को उठाकर ज्यादा दूर भाग नहीं सकते थे, इसलिए वे एल्बी की सुरक्षा के लिए उसे बेलों के सहारे दीवार के ऊपर लटकाने लगे। तभी एक दरवाजे के पीछे से निकलकर एक ग्रीवर उन्हीं की ओर बढ़ने लगा। उसे देख मिन्हो घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन थॉमस ने भागने से पहले बेलों को किसी तरह तने से बांध दिया और ग्रीवर से छुपते छुपाते वहां से भागने लगा। वो अभी थोड़ी दूर गया ही था कि तभी ऊपर से उसके कंधे पर कोई चिपचिपा तरल पदार्थ गिरा। थॉमस ने जब ऊपर देखा तो ग्रीवर वहां लटका उस पर ही गुर्रा रहा था। ग्रीवर एक बायोमैकेनिकल जीव था जिसके पैर तो मशीनी थे, पर उसका शरीर जीवित मांसपेशियों से बना था। अगले ही पल उस ग्रीवर ने थॉमस पर हमला कर दिया, लेकिन थॉमस किसी तरह उसे चकमा देकर वहां से भाग निकला। रास्ते में मिन्हो उसे मिल गया। उसी पल मेज के वो रास्ते बदलने लगे। ये देख मिन्हो जल्दी थॉमस को लेकर सुरक्षित रास्ते की ओर भागने लगा। आगे चलकर उस रास्ते की दीवारें आपस में जुड़ने लगी। मिन्हो तो उस रास्ते से बाहर निकल गया, लेकिन थॉमस वहीं रुककर उस ग्रीवर का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। वो उसे अपने पीछे भगाता हुआ मेज की जुड़ती दीवारों के बीच ले आया। थॉमस तो फुर्ती से उस दीवार को पार कर गया, लेकिन ग्रीवर का बड़ा शरीर दीवारों के बीच पिचक कर रह गया। अगली सुबह जब मेज का दरवाजा खुला तो ग्लेड के बाकी सदस्य उन तीनों को मेज से जिंदा बाहर आते देख हैरान रह गए। मिन्हो ने बाकियों को बताया कि कैसे उनका पाला एक ग्रीवर से पड़ा था, लेकिन थॉमस ने अपनी होशियारी से उसे मार दिया। ये जानकर सारे लड़के सन्न रह गए। वहीं गैली थॉमस के नियम तोड़ने को लेकर उस पर भड़का हुआ था, लेकिन बाकी लड़कों की नजर में थॉमस ने बहादुरी भरा काम किया था, जिसे देखते हुए सभी ने उसे रनर बनाने का फैसला कर लिया। इन्हीं बातों के बीच उन्हें लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वे सभी लिफ्ट की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि इस बार उनके बीच एक लड़की को भेजा गया था। ये वही लड़की थी जिसे थॉमस ने अपने सपने में देखा था। हालांकि थॉमस ने ये बात किसी को नहीं बताई। वो लड़की बेहोश थी और अपने हाथ में एक नोट पकड़े हुए थी। न्यूट ने वो नोट पढ़ा। उस पर लिखा था, इस लिफ्ट से अब कुछ भी ऊपर नहीं भेजा जाएगा। वो नोट पढ़कर सारे हैरान थे।
तभी वो लड़की एक पल को होश में आई। उसने थॉमस को देखकर उसका नाम पुकारा और वापस बेहोश हो गई। उसे सुनकर सारे लड़के थॉमस को घूरने लगे। हालांकि थॉमस भी नहीं जानता था कि वो लड़की कौन थी और उसे उसका नाम कैसे मालूम था। कुछ देर बाद वे उस लड़की को झोपड़ी के अंदर ले आए थे, जहां मैड जैक्स उसकी देखरेख कर रहे थे। तभी थॉमस, न्यूट और मिनो वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो लड़की अभी भी बेहोश थी। हालांकि उस समय उस लड़की से ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर लिफ्ट से दोबारा उनके लिए राशन और जरूरत के सामान नहीं भेजे गए तो वे लोग वहां ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस पर थॉमस ने उनसे कहा, अब तो हमें जल्द से जल्द यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। उसी पल थॉमस के दिमाग में उस मरे हुए ग्रीवर का ख्याल आया। वो फौरन मिनो और कुछ लड़कों को लेकर मेज के अंदर चला गया और उस मरे हुए ग्रीवर की छानबीन करने लगा, ताकि उसके जरिए उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई सुराग मिल जाए। छानबीन के दौरान थॉमस को ग्रीवर के शरीर के एक हिस्से से एक लाल लाइट ब्लिंक होती नजर आई। मिनो ने जब उस हिस्से को बाहर निकाला तो उन्हें उसके अंदर एक डिवाइस मिला जिसमें वो लाल लाइट ब्लिंक हो रही थी। उस डिवाइस पर नंबर 7 लिखा हुआ था। वे लोग उस डिवाइस को अपने साथ लेकर वापस लौट आए। उन्होंने वो डिवाइस न्यूट और गैली को भी दिखाया। उस डिवाइस पर WCKD लिखा देख थॉमस ने अनुमान लगाते हुए कहा, शायद ये उस कंपनी का नाम है जो ग्रीवर्स को बनाती है। हमें इस डिवाइस को लेकर मेज के अंदर जाना चाहिए। हो सकता है इसके जरिए हमें मेज से बाहर निकलने का कोई सुराग मिल जाए। न्यूट और मिन्हो को थॉमस की बातों में उम्मीद की एक किरण नजर आई। मिन्हो उसी वक्त थॉमस को रनर्स के एक खुफिया ठिकाने पर ले आया, जहां मिन्हो ने उस मेज का हूबहू मॉडल तैयार कर रखा था। उसे देख थॉमस हैरान रह गया। अब तक उसे लग रहा था कि मेज के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए अभी बहुत सी जगहें बाकी हैं, लेकिन मिन्हो ने तो उस मॉडल में मेज के हर एक रास्ते का नक्शा बना रखा था। मिन्हो ने थॉमस को बताया, हम लोग बहुत पहले से ही मेज के सारे रास्ते देख चुके हैं, लेकिन अब तक हमें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला है। हालांकि अब हम ग्रीवर से मिले इस डिवाइस के जरिए एक और कोशिश कर सकते हैं। मिन्हो ने आगे बताया, हमने 1 साल पहले मेज के आउटर सेक्शन की छानबीन शुरू की थी। हमने पाया कि मेज में कुल 8 आउटर सेक्शंस हैं। इन 8 आउटर सेक्शंस में से हर रोज एक आउटर सेक्शन खुला रहता है। तुमने जिस ग्रीवर को मारा था उससे मिले डिवाइस पर नंबर 7 लिखा हुआ है। यह शायद इस बात की ओर इशारा करता है कि वो ग्रीवर 7वें आउटर सेक्शन से बाहर आया था। हम कल वहां जाकर देखेंगे, हो सकता है वहां हमें कोई सुराग मिल जाए। इन्हीं बातों के बीच 2 लड़के वहां आए और उन्हें बताया कि वो लड़की होश में आ चुकी है। ये सुनते ही वे दोनों जब उनके साथ गए तो देखा कि वो लड़की टावर के ऊपर जा बैठी थी और अपने आसपास आने वालों पर पत्थर बरसा रही थी। लेकिन थॉमस ने जैसे ही उसे अपना नाम बताया वो शांत हो गई। उसके बाद थॉमस उसके पास गया। वो लड़की चाकू लिए वहां बैठी थी। वो लड़की भी बाकियों की तरह अपना पास्ट भूल चुकी थी। हालांकि उसे अपना नाम याद आ गया था। उसका नाम था टेरेसा। टेरेसा ये भी नहीं जानती थी कि उसे थॉमस का नाम कैसे याद था। उसे बस इतना याद था कि यहाँ आने से पहले कुछ डॉक्टर्स उसे घेरे खड़े थे। इस पर थॉमस ने उसे बताया कि ऐसे सपने तो उसे भी आते हैं और वो अपने सपने में टेरेसा को भी देखता है। ये सुनकर टेरेसा भी आश्चर्य में पड़ गई। इसके बाद उसने थॉमस को 2 इंजेक्शन थमा दिए और बताया कि वो इंजेक्शंस उसकी जेब में थे। उन इंजेक्शंस पर भी WCKD लिखा हुआ था। उन इंजेक्शंस पर गौर करते हुए थॉमस को ख्याल आया कि कहीं वो इंजेक्शंस ग्रीवर के डंक की दवा तो नहीं। ये ख्याल आते ही वो फौरन टेरेसा और न्यूट के साथ एल्बी के कमरे में पहुंचा। थॉमस जैसे ही एल्बी को वो इंजेक्शन लगाने आगे बढ़ा, तभी अचानक एल्बी ने गुस्से से उसे दबोच लिया और कहने लगा, ये सब तुम्हारा क्या धरा है। ये कहता हुआ एल्बी थॉमस को मारने की कोशिश करने लगा। तभी टेरेसा ने एक झटके से एल्बी को वो इंजेक्शन घोंप दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। उस वक्त तो वो इंजेक्शन एल्बी पर असर करता हुआ दिख रहा था, जिससे उन सबको थोड़ी राहत मिली। फिर अगली सुबह मेज का दरवाजा खुलते ही मिनो थॉमस को लेकर सेक्शन 7 में जा पहुंचा। अंदर जाते ही उन्हें एक जगह पर खून से लथपथ कुछ कपड़े मिले। वो कपड़े बेन के थे। बेन वही लड़का था जिसे इन्फेक्टेड होने के बाद उन्होंने मेज में भगा दिया था। वो अब ग्रीवर्स का शिकार हो चुका था। उसे छोड़कर वे आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाते ही ग्रीवर के उस डिवाइस से बीप बीप की आवाज आने लगी। उस डिवाइस को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाने पर वो आवाज और तेज होती जा रही थी।
इसलिए वे लेफ्ट डायरेक्शन में चल पड़े। उस आवाज के साथ आगे बढ़ते हुए अंत में वे एक दीवार के पास आकर रुक गए। तभी उस डिवाइस की लाल लाइट हरी हो गई और दीवार ऊपर की ओर खुल गई। दीवार के उस पार एक चैम्बर था जिसके अंत में एक सुरंग थी। वे दोनों समझ गए कि जिस ग्रीवर को उन्होंने मारा था वो उसी सुरंग से बाहर आया होगा। इससे पहले कि वे उस सुरंग की तहकीकात करते, मेज का दरवाजा बंद होने का समय हो गया और वे तुरंत मेज से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने अपने साथियों को भी उस सुरंग के बारे में बताया और कहा, अगर ग्रीवर्स उस सुरंग से बाहर आ जा सकते हैं तो हम लोगों का भी उस सुरंग से बाहर निकलना संभव है। हालांकि गैली इस बात पर सहमत नहीं था। उसे डर था कि अगर वो सुरंग ग्रीवर्स के आने जाने का रास्ता था तो उनका वहां जाना मतलब अपनी ही मौत को दावत देना था। इसी बात पर थॉमस और गैली में बहस छिड़ गई। इतने में ही टेरेसा वहां आ गई। उसने उन्हें बताया कि एल्बी को अब होश आ चुका है। ये सुनकर सभी एल्बी के पास गए। उन्होंने देखा कि एल्बी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। एल्बी ने थॉमस से कहा, मुझे डंक लगने के बाद पिछली कुछ बातें याद आ गई हैं। मैंने यादों में तुम्हें देखा था। तुम उन लोगों के साथ काम कर रहे थे जिन्होंने हमें यहाँ कैद किया है। एल्बी से ये सुनकर उन सबके मन में थॉमस को लेकर सवाल खड़े हो गए। तभी उन्हें बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। उन्होंने जब बाहर जाकर देखा तो मेज के सारे दरवाजे खुले हुए थे और उन दरवाजों से निकलकर ग्रीवर्स के झुंड ने पूरे ग्लेड पर हमला कर दिया था। उन्हें देख सारे लोग इधर उधर छुपने के लिए भागने लगे। थॉमस भी तुरंत सभी को लेकर काउंसिल हॉल में छुप गया, लेकिन जल्द ही एक ग्रीवर ने उन्हें ढूंढ लिया। उसने चक को अपने शिकंजे में कस लिया। वो चक पर अपनी मशीनी डंक से हमला करने ही वाला था कि तभी एल्बी ने उसे चाकू से मार मार कर उसकी डंक ही तोड़ डाली, जिससे ग्रीवर ने चक को छोड़ दिया। लेकिन फिर उस ग्रीवर ने एल्बी पर ही हमला कर दिया और उसे लेकर भाग गया। उसके जाते ही जब वे सब बाहर आए तो देखा कि ग्रीवर्स अब वहां से जा चुके थे, लेकिन उनके ज्यादातर साथी ग्रीवर के शिकार हो चुके थे। इतने में ही गैली गुस्से में वहां आया और थॉमस को एक मुक्का जड़ दिया। उसने थॉमस से चिल्लाकर कहा, तुम्हारे यहाँ आने से ही ग्लेड में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ है। अब तो एल्बी ने भी बता दिया है कि तुम उन लोगों के साथ मिले हुए हो जिन्होंने हमें यहाँ कैद कर रखा है। गैली की बातों से तो अब थॉमस को भी खुद पर शक होने लगा था। अपनी हकीकत जानने के लिए उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था। उसे पता था कि जिन लोगों को भी ग्रीवर ने डंक मारा था उन्हें अपने बीते कल की कुछ बातें याद आ गई थी। यही सोचकर उसने भी अपने पैर में ग्रीवर का वो डंक घुसा लिया जिसे एल्बी ने तोड़ा था। डंक लगते ही वो बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से टेरेसा के पास एक इंजेक्शन बचा हुआ था जिससे उसने थॉमस की जान बचा ली। अगली सुबह जब थॉमस की आंखें खुली तो उसने खुद को और टेरेसा को पिंजरे में कैद पाया। पिंजरे के बाहर न्यूट, मिनो और चक भी मौजूद थे। न्यूट ने थॉमस को बताया, गैली ने ग्लेड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। वो बाकी लड़कों को ये कहकर तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है कि जिन्होंने हमें यहाँ कैद किया है तुम उन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस पर थॉमस ने उनसे कहा, वैसे गैली कुछ हद तक सही है। असल में ये मेज एक टेस्ट है। इसके पीछे कौन है ये तो मुझे याद नहीं, पर वे लोग बचपन से ही हमें ऐसे अलग अलग टेस्ट देते आ रहे हैं। वे हमें चैलेंजेस देकर हम पर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैं और टेरेसा इस बार उनके इस मेज वाले एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि हम दोनों इस एक्सपेरिमेंट में उनके साथ काम कर रहे थे। वे लोग हर महीने एक के बाद एक लड़कों को यहाँ मेज में भेजते थे। मैं सालों से तुम लोगों पर नजर रखता आ रहा था। ये सुनकर टेरेसा ने पूछा, अगर हम उनके लिए काम कर रहे थे तो उन्होंने हमें यहाँ क्यों भेजा? हालांकि इस सवाल का जवाब थॉमस के पास भी नहीं था। वो अब खुद को उन लोगों का गुनहगार मानने लगा था। इस पर न्यूट ने उसे समझाया, तुमने पहले जो भी किया हो वो बात मायने नहीं रखती, क्योंकि अब तुम हमारी मदद कर रहे हो, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। न्यूट की बातों ने थॉमस के मन को आत्मविश्वास से भर दिया। उन्होंने वहां से बाहर निकलने का ठान लिया। कुछ देर बाद गैली और उसके साथी थॉमस और टेरेसा को मेज के दरवाजे के सामने ले आए। उन्होंने टेरेसा को एक खंबे से बांध दिया, लेकिन वहीं थॉमस बेहोश हो चुका था। गैली ने बाकियों से कहा, थॉमस की वजह से हम बहुत मुसीबतें झेल चुके हैं। अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में और जाने ना गंवाएं और इस ग्लेड को ही अपना घर मान लें। ये कहकर गैली ने थॉमस और टेरेसा को ग्रीवर्स के आगे भेंट चढ़ाने का ठान लिया। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से ग्रीवर्स दोबारा ग्लेड पर हमला नहीं करेंगे। गैली ने अपने साथियों से थॉमस को भी खंबे से बांधने का आदेश दिया, लेकिन तभी बेहोशी का नाटक कर रहा थॉमस जाग उठा।
उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गैली और उसके साथियों के हथियार छीन लिए। ये देख गैली भौचक्का रह गया। थॉमस ने गैली और बाकी लड़कों को एहसास दिलाया कि ये उनका घर नहीं है, बल्कि उन्हें यहाँ कैद किया गया है। अगर वे चाहें तो उनके साथ मिलकर यहाँ से निकल सकते हैं। इस पर कुछ लड़के तो थॉमस के साथ आ गए, लेकिन गैली और उसके साथियों ने ग्लेड में ही रहने का फैसला कर लिया। उसके बाद थॉमस बाकी लड़कों को लेकर मेज में आगे बढ़ गया। आगे चलकर वे जैसे ही उस सुरंग की दीवार के करीब पहुंचे, तभी अचानक ग्रीवर्स ने उन पर हमला कर दिया। थॉमस और बाकी लड़के अपने हथियारों से ग्रीवर्स का सामना करने लगे। इसी दौरान चक और टेरेसा ने ग्रीवर के उस डिवाइस की मदद से सुरंग के रास्ते को खोल दिया, लेकिन आगे चलकर उन्हें सुरंग में एक और दरवाजा मिल गया जो पासवर्ड से खुलता था। टेरेसा ने थॉमस को जब बताया कि ये 8 नंबर्स का पासवर्ड है, तो थॉमस समझ गया कि जरूर ये पासवर्ड मेज के 8 आउटर सेक्शन से जुड़ा है। थॉमस ने मिनो से पूछा, ये 8 सेक्शंस हर रोज किस सीक्वेंस में खुलते हैं? इस पर मिनो ने उसे बताया, शुरुआत सेक्शन 7 से होती है, फिर अगले दिन सेक्शन 1 खुलता है और उसके बाद 5, 2, 6, 4, 8 और अंत में सेक्शन 3। टेरेसा ने जब इन नंबर्स के सीक्वेंस को पासवर्ड में एंटर किया तो खुशकिस्मती से वो दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के खुलते ही मेज के सारे दरवाजे बंद हो गए, जिससे कुचलकर कई ग्रीवर्स मारे गए। हालांकि इस लड़ाई में थॉमस ने भी अपने कुछ साथी खो दिए थे, लेकिन उनकी कुर्बानी से थॉमस और बाकी बचे लोगों को आगे जाने का रास्ता मिल गया। उस दरवाजे से बाहर निकलते ही उन्हें एक और लंबी सुरंग मिली। वे सभी उस सुरंग में आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर उन्हें एक एग्जिट डोर दिखा। वे जब उस डोर को खोलकर अंदर गए तो अंदर का दृश्य देख उन सब के दिल दहल उठे। उन्होंने देखा कि अंदर हर जगह कई डॉक्टर्स और कुछ हथियारबंद लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। वो एक लेबोरेटरी थी जो अब तहस नहस हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि वहां मौजूद कंप्यूटर से मेज के अंदर उन पर नजर रखी जाती थी। वहीं थॉमस ने जब एक फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी उंगली रखी तो वहां स्क्रीन पर एक रिकॉर्डेड वीडियो शुरू हो गई। उस वीडियो में मौजूद औरत ने बताया कि उसका नाम डॉक्टर एवा पेज है और वो WCKD यानी कि विकेड की डायरेक्टर है। ये वीडियो उसने उन लोगों के लिए बनाया था जो मेज से बाहर निकलकर यहाँ तक पहुँचने में कामयाब होंगे। यानी कि डॉक्टर का ये वीडियो मैसेज अब थॉमस और उसके साथियों के लिए था। मैसेज में डॉक्टर ने उनसे कहा था, हमने आपके साथ जो भी किया उसके पीछे हमारा एक मकसद था। आप लोग भूल चुके हैं, लेकिन आज से 15 साल पहले सूरज से निकली घातक किरणों ने पूरी पृथ्वी को आग में झुलसाकर रख दिया था, जिससे पृथ्वी पर मौजूद सारे जंगल, गांव और शहर तबाह हो गए थे और उसमें करोड़ों लोग जलकर मारे गए थे। लेकिन उस तबाही के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। पृथ्वी के गर्म एटमॉस्फेयर से एक खतरनाक वायरस का जन्म हुआ, जिसे हमने फ्लेयर वायरस का नाम दिया। ये वायरस दिमाग पर असर करता है और मरीज को काफी ज्यादा हिंसक बना देता है। डॉक्टर ने आगे बताया, काफी समय तक तो हमें इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिला था, लेकिन फिर हमने देखा कि हमारी नई जनरेशन यानी कि तुम जैसे कुछ बच्चे इस वायरस से इम्यून थे। हमारा ये जानना जरूरी था कि वो क्या चीज है जो तुम्हें इम्यून बनाती है, और इसी का पता लगाने के लिए हमने तुम्हारे मुश्किल टेस्ट्स लिए, तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से गुजारा। दुर्भाग्य से इस एक्सपेरिमेंट में कई बच्चों की बलि चढ़ गई, जिस वजह से कुछ लोगों को हमारे ये एक्सपेरिमेंट खटकने लगे और उन्होंने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी। बदकिस्मती से अब वे हम तक पहुंच चुके हैं। इन्हीं बातों के दौरान थॉमस और उनके साथियों ने वीडियो में देखा कि कुछ हथियारबंद लोगों ने लैब पर हमला कर दिया था। उन्हें देख डॉक्टर ने खुद को गोली मार ली। वो वीडियो मैसेज देखकर थॉमस और उनके साथियों को गहरा सदमा लगा। उसी पल उनके सामने बाहरी दुनिया का दरवाजा खुल गया। वे सभी उस दरवाजे की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से गैली ने वहां आकर थॉमस पर अपनी बंदूक तान दी। गैली थॉमस और उनके साथियों का पीछा करते हुए वहां तक आ पहुंचा था, लेकिन उसे ग्रीवर का डंक लग चुका था, जिससे उसने अपने सोचने समझने की क्षमता खो दी थी। उसने थॉमस पर गोली चला दी, लेकिन तभी चक ने वो गोली अपने सीने में ले ली। ये देख मिनो ने गैली की छाती पर भाला दे मारा, जिससे गैली मारा गया। उसी पल चक ने भी दम तोड़ दिया। उसकी मौत से थॉमस फूट फूट कर रोने लगा। इतने में ही बाहर से कुछ नकाबपोश हथियारबंद लोग अंदर आए। ये वही लोग थे जिन्होंने लैब पर हमला किया था। वे लोग थॉमस और उनके साथियों को एक हेलीकॉप्टर में लेकर वहां से रवाना हो गए। उसी पल उन्होंने ऊपर से मेज का वो विशाल स्ट्रक्चर देखा, जिसके बीचों बीच मेज थी और उसके चारों ओर लेबोरेटरी मौजूद थी। उसे देख वे दंग रह गए। तभी उनमें से एक नकाबपोश ने अपना नकाब उतारा और उनसे कहा,
घबराओ मत, अब तुम सब सुरक्षित हो। इसी के साथ वे लोग आगे बढ़ गए, जहां उन्होंने बाहरी दुनिया का दिल दहला देने वाला मंजर देखा। अब दुनिया बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी थी। उनके वहां से जाते ही लेबोरेटरी में डॉक्टर एवा उठकर अपने जख्म को साफ करती हुई एक बोर्ड मीटिंग में आ गई। दरअसल लेबोरेटरी में हमलावरों का आना और डॉक्टर्स का मरना वो सब विकेड की एक चाल थी। डॉक्टर एवा ने वहां मौजूद लोगों से कहा, थॉमस और उसके साथी हमारे जाल में फंस चुके हैं। मेज का पहला ट्रायल तो सफल हुआ, अब बारी है उन्हें फेज 2 में भेजने की। डॉक्टर के इस षड्यंत्र से बेखबर थॉमस और उनके साथी अनजाने में एक नई मुसीबत की ओर बढ़ रहे थे। इसी के साथ मेज रनर पार्ट 1 यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी जारी है मेज रनर पार्ट 2 में। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।